हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि मेरे करीब 11 लेक्चर्स आपके पास पहुंच चुके हैं और मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बोली थी वो बोली थी वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश। ये दिल है तो दिल है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते और आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अभी मैंने शब्द यूज किया है एक्सेप्ट, तो स्वीकार करना होता है, एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT। मैंने बोला ACCEPT, मैंने आपको इसको स्टार्ट कराऊंगा आपके लिए, तो ये भी चलेगा आपके साइड में। आज मैं अभी लिख देता हूँ, चलो बोलने से पहले, जिससे ये शब्द मैं बार बार बोलूँगा तो आपको पता पड़ जाएगा। दो शब्द होते हैं जो मैं बोलूँगा, एक तो होता है एक्सेप्ट, एक होता है EXCEPT। ये होता है स्वीकार करना और इसका मतलब होता है सिवाय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसे कुछ ये अब मैंने स्टार्ट करा दिया आपके लिए। आप देखते चलना है इसको, इसका कलेक्शन आपको रखना है अपने जो नोटबुक बना रहे हैं, नोटबुक के अलावा एक नोटबुक और बना लें आप, और उसमें आप ऊपर डाल देना वॉकिब सेक्शन। तो वॉकिब सेक्शन में मैं आपको इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे वो मैं कराऊंगा। इसके अलावा कुछ इडियम फ्रेजेज हैं जो रिटन में काम में आएंगे, वो मैं कराऊंगा आपके लिए। वन वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड्स, कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे आपकी वर्ड पावर भी साथ में स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। लेकिन बात आती है मेरी, मैंने फिर आपसे कह दिया कि कंसेप्ट में चलने की मेरी आदत है, और फिर मैं एक और चीज़ आपके सामने बहुत लेके आ रहा हूँ जो आपको आज पूरी तरीके से आपके दिमाग को बिल्कुल सही कर देगी कि वास्तव में क्या टेंस क्या होता है। 10th क्लास का आपका टॉपिक है RBSE का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं इसको और टेंस भी हम कह देते हैं। टेंस कहता क्या है? टेंस कहता है कि मुझे आप समझ लो और अपने हिसाब से काम में लो। जैसे आप मुझे काम में लेना चाहो, आप मुझे अपने हिसाब से काम में लेते चलो। वो ये नहीं कहता कि आप मेरे हिसाब से चलो, वो कहता है आप अपने हिसाब से चलो, मुझे तो बस सीख लो। और मैं आपको बता दूं कि टेंस केवल और केवल हमें ये बताता है कि सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो सेंटेंस को हमें क्या तो टाइम देना है और कौन सी वर्ब उसके अंदर हमें यूज करनी है। जैसे जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम लिखना चाह रहे हैं, जो हम समझना चाह रहे हैं, वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाए। ये टेंस को कहना चाहिए, एक टेंस का एक हिस्सा है। जनरली हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें हम लोगों की, तो बहुत से स्टूडेंट तो बहुत से पेरेंट्स की बात करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत से पेरेंट्स तो यही मान लेते हैं कि टेंस हमारे बच्चे ने समझ लिया तो वो सब कुछ सीख गया। लेकिन आपने मेरे 11 लेक्चर्स में देखा होगा कि टेंस तो बहुत दूर की चीज़ है। मेरी निगाह में टेंस अपने आप में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। अभी आप पढ़ लोगे तो आप लोगों के सर तो बहुत नॉर्मल टॉपिक है, हमने हुआ बना रखा था कि कौन सी वर्ब आएगी, कैसे आएगा, क्या होगा। पहले आप ये समझें कि वास्तव में कंसेप्ट क्या है इसका। तो आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, उसके कॉम्बिनेशन को समझना और फिर आप देखना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसको आप समझते चलना और बिल्कुल एंजॉय करते हुए मेरे साथ पढ़ना है आपको, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ वर्डन। आपको मन में किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं रख के चलना है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा आपके। तो देखिए जरा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है टेंस, लिख दिया है, टॉपिक भी टेंस है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हम बात करें तो वर्ब की क्रिया की कौन सी फॉर्म हमें लगानी है, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है हमारा, कि हमें किस तरीके से सेंटेंस में क्या लगाना है, ये हमें टेंस बताता है। ठीक है, बताता है, लेकिन चलना हमें अपने हिसाब से, क्योंकि लिखेंगे हम अपने हिसाब से, बोलेंगे अपने हिसाब से, पढ़ेंगे अपने हिसाब से। तो वो चीज़ हमें डिसाइड करनी है कि हमें उसको समझना है, केवल समझते हुए हमें चलना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए, मैं आप साइड में लिख रहा हूँ, आपको वो बाद में आएगी चीज़, लेकिन मैं आपको पहले उसमें बता देता हूँ और आप अपने मन में रखना इस चीज़ को। जब तक वो सेंटेंस आ नहीं जाए तब तक आप उस पर रिसर्च करते रहना कि वास्तव में ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि वह सोमवार से बीमार है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने। अब यही दिक्कत शुरू होती है हमारे सभी स्टूडेंट्स की। हम क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में जाते हैं और जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हाँ है वो ये आ गया, तुरंत हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये नहीं करते कि इसको समझ लें, एक बार नहीं समझते, उसको समझना चाहते नहीं है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, बहुत से कहते हैं कि सर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको आपको पास्ट में लगा के दिखाऊंगा।
मैं इसको आपको परफेक्ट में लगा के दिखा दूंगा, फिर आप क्या कहोगे बताइए? आप रटाना, फिर आपने ये तो कहोगे रट लिया था सर हमने। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज है, ऑफन है, ये सब अपने आप में एडवर्ब्स का काम करते हैं। और एडवर्ब्स ये नहीं कहते कभी भी कि हमारे अकॉर्डिंग टेंस, हमारे अकॉर्डिंग कोई टेंस बनेगा। ये कहते हैं हम तो टाइम एडवर्ब्स हैं, हमें तो आप टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ये बताते हैं। ये कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट है, हमें वहां पर लगा दो। अब हमारे ट्रेडिशनल टीचर्स क्या कहते हैं कि ऑलवेज आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑफन आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डेली आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कोई पहचान है क्या? ये कोई पहचान नहीं होती है, पहचान नहीं होती है। ऑलवेज को आप, मैंने कहा ना, पास्ट इंडेफिनिट में लगा के दिखाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लगा के दिखाऊंगा मैं। जहां पर ये कहते हैं ये होगा तो ये होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको समझें ढंग से, मेरे कंसेप्ट को समझें, उसके बाद अपना वर्क शुरू करें। तो देखें, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसको जरा ध्यान से समझना। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस का ये एक पार्ट है जिसमें हमें ये रहता है कि हम किसके अकॉर्डिंग, मतलब हम वर्ब के अकॉर्डिंग हमें फिर सेंटेंस को लेके चलना पड़ता है कि वर्ब ये लगी तो सेंटेंस हमें कैसे बनाना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप इधर देखें जरा ध्यान से कि यहां पर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि टेंस कितने होते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है टेंस कितने होते हैं। देखें जरा आप ध्यान से, सबका एक ही वो रहेगा, कितने होते हैं देखो जरा। ये जवाब मुझे यहां पर मिला। अब बात आती है कैसे, अब बात आती है, वो पहले से चल रहा है मेरा कि ये है तो हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे है संभव। तो देखें जरा ध्यान से, कंसेप्ट को समझें। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है टेंस, इधर लिख दिया टाइम, इधर लिख दिया मैंने वर्ब। तो एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को देखें जरा। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। इस लाइन को याद रखेंगे आप सभी। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब, यानी एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक टाइम और एक वर्ब। अब चलते हैं आगे, चल के उसको ध्यान से आप समझते चलना। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे बने 12। यहां पर मेरा मेन वो है टारगेट कि ये किस हिसाब से ये 12 कैसे बने। देखें जरा ध्यान से, यहां पर टाइम देखो जरा, टाइम कितने होते हैं सबको पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 टाइम हो गए, 3 टाइम हो गए, नहीं हो गए? आगे चलें, लिख दूं यहां पर टोटल 3 फॉर्म्स। देखिए यहां आता है, शुरुआत होती है आपकी यहां पर, इसको समझना है ध्यान से। वर्ब कितनी फॉर्म बताई मैंने, MB1, MB2, 3, 4 एंड 5। ध्यान से देखना जरा। MB1 गो, MB2 वेंट, MB3 गॉन, MB4 गोइंग, ठीक है, MB5 टू गो। इसको नाम दिया था मैंने, एक बार और देखें जरा। इट्स कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें जब इसका फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसका फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखें आप जरा यहां पर, MB3, MB4, MB5 इट्स कॉल्ड, तीनों को नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
जो मेरा टॉपिक चल रहा था फाइनाइट नॉन फाइनाइट, कल मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। आप देखें ज़रा, इनको नोट करें ज़रा, फिर मैं आपसे बताता हूँ आगे। देखें ज़रा, आप यहाँ पर मैंने लिख दिया पूरा। अब ध्यान से समझते चलना मेरे कंसेप्ट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो मैंने क्या लिखा है, ये पहले भी लिख चुका हूँ मैं। पार्टिसिपल जब जब आ जाए किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव का। यहाँ पर करेगा एडजेक्टिव का, लेकिन जीरेंट आएगा तो किसका फंक्शन करेगा, नाउन का। और नाउन किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। पहले वीडियो लेक्चर्स मेरे देख लेना, उसमें मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ। अब इनके फंक्शन से स्टार्ट होंगे कि ये काम करते कैसे, अभी आपके सामने आएंगी सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अब ये पता पड़ेगा कि इनके फंक्शन मतलब ये कैसे फंक्शन करती हैं, ये आप देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप ये मैंने लिख दिया है, ये सभी कैसी हैं, ये देखो आप जरा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की खास बात ये होती है कि इन पर अपने टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना टेंस का प्रभाव पड़ता है ना सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जिस रूप में ये आती है उसी रूप में ये आती चली जाती हैं। चाहे इसको लगाओ आप, चाहे इसको लगाओ, चाहे इसको लगाओ। गॉन आएगी तो गॉन ही आएगी, गोइंग आएगी तो गोइंग आएगी, टू आएगी तो टू गो ही आएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह कुछ और आ जाए, इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, इसलिए हम कहते हैं इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब काइंड्स ऑफ मैंने बहुत सारे बता दिए, बहुत सारे बताएं कल आपको, है ना। फिर भी आप देखो कितने छोटी माइन्यूट चीज़ें आ रही हैं। और अभी देखो सामने फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कल चार्ट में नोट नहीं कराई थी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कितनी सारी होंगी आप देखें जरा, काउंट करना, 14-15 जाके बैठेंगी एक साथ, ठीक है। बाकी मैंने मेन थी वो सब आपको कल पूरा चार्ट बना के बता दिया था। अब इसको समझ लो जरा कंसेप्ट को, जिससे कि आपको स्टार्टिंग हो कि हमें कैसे क्या पढ़ना है और कैसे हमें आगे काम करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा, टोटल कितने हो गए टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 टाइम हो गए। गौर करना यहाँ पर जरा, 3 टाइम। अब यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। अब यहाँ पर MB1 MB2 चेंज हो गई, MB3 चेंज, MB4। अब यहाँ पर आप आ जाइए, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो देखो जरा, देखो ये दिख रहा है गो, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, गो। अब क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि गो के बाद जैसे ही हम MB5 पर पहुंचते हैं तो ये MB5 की जो फॉर्म है ये वाली, ऐसा मानते हैं कि ये MB1 यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाती है। रिपीट होने का क्या मतलब हो गया कि देखो टू हटा दें, यदि बेयर नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है, इन्फिनेटिव। देखें जरा ध्यान से, इसका नाम क्या दिया जाता है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव इसका नाम है। अब इन्फिनेटिव के 2 पार्ट होते हैं, विद टू और विदाउट टू। अब विद टू में तो ये इन्फिनेटिव हो गया। अब हम बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि गो बिना टू के आ जाए, यानी कि MB1 बिना टू के आ जाए तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट्स गो, आपने लिखा लेट अस गो। अब ये जैसे आप लिखोगे तो देखो ये जो गो है ना, ये टू गो नहीं होती। ये लेट के बाद क्या नियम कहता है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि ये भी इन्फिनेटिव है यहाँ पर, देखो ध्यान से। लेकिन विदाउट टू आने की वजह से इसको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन गो MB1 है, इसका मतलब ये है, ये है। लेकिन आपको दूर से क्या दिखाई देगी, ये यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या नजर आएगा, ये MB1। आगे समझ में, MB1 आती है, आप कहां पर आ जाओगे सीधे कि ये वाली फॉर्म है। जबकि फॉर्म कौन सी है, देखो ये वाली फॉर्म है। देखिए जरा, क्योंकि वर्ब लेट वर्ब होती है अपने आप में, लेट पहली आ गई, इसका मतलब आगे वाला क्या आएगा, आगे वर्ब तो आई ही नहीं अब दोबारा से, लेट पहली आ चुकी है। आइए समझ आ गई बात। जब लेट पहले आ गया तो आगे लास्ट की वर्ब कैसे हो जाएगी दोबारा से, MB1 कैसे आ जाएगी बताओ आप। 2 MB1 आ जाएंगी क्या किसी में सेंटेंस में, नहीं आ पाएंगी। तो ये जब वर्ब हो गई, जब ये अपने आप में MB1 हो गई तो ये कैसे MB1 हो जाएगी। लेकिन ऐसा स्टूडेंट मानते हैं कि जब ये टू नहीं आ रहा है तो इसको कहां पर ले आते हैं, वो ले जाकर MB1 में। है क्या है वास्तव में, टू गो इन्फिनेटिव है। लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब विदाउट टू। तो ये यहां पर हो गया आपका। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये फॉर्म आ गई, ये हमने इसको मान लिया, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा पार्ट कहां तक आ गया, 4 तक, MB1, MB2, MB3 और MB4। अब सुनना जरा ध्यान से, जब हम MB1 को यूज करते हैं, जब हम इसको MB1 को यूज करते हैं तो ये हमें हमेशा किस मोड में लेके जाती है, इंडेफिनिट मोड में। इसको समझना है ध्यान से, ये इंडेफिनिट मोड में ले जाती है हमें। यानी कि जब जब हम MB1 यूज करेंगे, अनिश्चितता का भाव व्यक्त होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ काम हो गया, बस हो गया, इसके अलावा कुछ आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको देखें तो ये MB1 में इंडेफिनिट है, लेकिन इसको बात करें तो ये कौन से MB1 में, ये किस में है, ये प्रेजेंट में। जब जब इसको यूज करोगे इंडेफिनिट शो करेगा, इतना याद रखें आप। लेकिन जब जब MB2 को यूज करोगे तो ये भी क्या शो करेगा, इंडेफिनिट। ये भी इंडेफिनिट और ये भी इंडेफिनिट, ये दोनों इंडेफिनिट शो करते हैं। लेकिन जब जब आप गॉन का यूज करोगे तो गॉन का मतलब होता है, क्या नाम आया इसका, क्या किस में यूज करते हैं इसको, परफेक्ट टेंस में।
कौन से में यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में। गॉन, गॉन का मतलब MB3। तो जब ये MB3 होती है, जब ये MB3 होती है और MB3 के रूप में आती है तो किसका काम करती है? इसका मतलब क्या होता है? काम का पूरा होना। तो देखें जरा, जब ये MB3 के रूप में आती है तो काम का पूरा होना व्यक्त करती है। बस इसका यही है, जब जब ये आएगी क्या शो करेगी? काम पूरा हो गया इसमें। जब जब MB3 यूज करोगे आप देखना सेंटेंस को, काम फिनिश, काम कंप्लीट, काम पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको MB3 में लगाओगे तो ये होगा, जब इसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करोगे तो ये होगा। क्लियर? इसमें रूप में यूज करोगे तो ये होगा, इसके रूप में यूज करोगे तो ये होगा, ये होगा। तो इसका यूज भी आना चाहिए, लेकिन वो यूज मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये यूज आपका आगे आएगा, एक साथ नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। लेकिन MB4 पे आ जाइए। MB4 आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? काम का जारी रहना। काम का जारी रहने के लिए हमने इसको नाम दिया है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। इसे जो याद रख सकते हैं वो इस तरीके से याद रखें कि जब जब MB4 किसी सेंटेंस में यूज की जाए तो आप समझ जाना उसमें कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। और काम का जारी रहना क्या शो करता है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब होता है जारी रहना। इधर आ जाइए MB3 पर, काम का पूरा होना ये शो करेगी वर्ब हमेशा। काम का पूरा होने का मतलब क्या होता है? इसको एक और नाम दे देते हैं हम, परफेक्टिव। इसका नाम हो जाता है परफेक्टिव एस्पेक्ट। ये फाइनल वो चल रही है, बिल्कुल आप समझ लेना ध्यान से कि जब जब हम MB3 यूज करेंगे किसी सेंटेंस में उसमें परफेक्टिव एस्पेक्ट शो होगा, यानी काम का पूरा होना। जब जब MB4 यूज करेंगे काम का जारी रहना, और कौन से एस्पेक्ट में जाएगी? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो MB4 काम का जारी रहना भी शो करेगी। जब ये इस रूप में आएगी पार्टिसिपल में तो ये फंक्शन करेगी, इस रूप में आएगी तो ये फंक्शन करेगी, ये करेगी तो ये करेगी, दोनों। ये आप इस तरीके से इसको देखते चलें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें ध्यान से। अब बात आती है कि हमारा टेंस से इसका क्या लेना देना। देखो लाइन मैंने ये लिख दी, इसको याद रखना आप। तो टेंस कभी अकेला नहीं होता, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। यहां पर देखें, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो मैंने लिख दिए यहां पर। जब इनका कॉम्बिनेशन है तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन है और कैसे टेंस 12 बने, तो देखें जरा। यहां पर आइए, टाइम 3। अब यहां पर ये तो इंडेफिनिट शो करेगी, ये फिर इंडेफिनिट शो करेगी, ये काम का पूरा होना शो करेगी यानी परफेक्टिव, ये जारी रहना शो करेगी। तो कितने रह गए हमारे पास? 4, 1 2 3 एंड 4। ये आपको फाइनल वो बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि टेंस 12 बने कैसे थे। आगे चले आप। ठीक है, तो वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई? 1 2 3 और 4। यहां ऐसा माना जाता है कि ये रिपीट होने लग गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी काम कितनी कर रही है? यहां तक हमारी वर्ब की फॉर्म काम कर रही है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। ये टेंस के अंदर इसका रोल ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि इसका रोल कहां पर आकर शुरू हो जाता है? MB1 में। तो कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 एंड 4। तो वर्ब्स कितनी हो गई? 4। फाइनल निकाल के देखूं, इसको देख लेते हैं इस हिस्से में। कितनी हो गई? 4। टाइम कितने हो गए निकल के? कितने आ गए? 3। गुणा कीजिए, गुणा कर दीजिए दोनों का। ये लीजिए, गुणा कीजिए, कितने हो गए? 4 3 12। ये लीजिए, कितने टेंस बन गए? 12 टेंस हो गए। हो गई आगे समझ में कैसे 12 टेंस बनते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, उसको देखना जरा। ये इसका फाइनल हो गया कि टेंस वास्तव में हमें क्यों पढ़ने होते हैं, हमें टेंस की क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की। टेंस हमें क्या बताएगा कि कोई भी सेंटेंस यदि आप लिखोगे तो वो टेंस हमें ये बता देगा कि उसमें कौन सा तो टाइम है। टाइम से हमें ये पता पड़ जाएगा कि हम किस में चल रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में चल रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं या फ्यूचर में चल रहे हैं। वर्ब हमें ये बता देगी कि काम इंडेफिनिट मोड में कंप्लीट हो गया, जारी है या क्या है। यही आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में। या तो काम पूरा हो जाएगा, काम चल रहा होगा, या काम प्रेजेंट में चल रहा होगा या पास्ट में चल रहा होगा। इस तरीके से आपको मिलेंगी सब चीजें। यानी जब जब आप इनको यूज करोगे आपको इसके कॉम्बिनेशन से आपका एक सेंटेंस पूरा होता चला जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, उसको देखें जरा ध्यान से। देखो जरा भाई, नंबर 1। अब आप कहोगे साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए यहां पर आ जाइए, सबसे पहले अपन ले लेते हैं इस वाले पार्ट को, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो देखें जरा, टाइम ले लो, यहां पर कॉम्बिनेशन है ना, टाइम एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो प्रेजेंट ले लें सबसे पहले। ये तो हो गया इसके अंदर क्या, ये तो क्या हो गया, यहां पर लेकर यहां पर आ जाइए। तो ये क्या दिखाएगा यहां पर? ये टाइम फ्रेम दिखाएगा। ये तो टाइम हो गया।
इसको टाइम को, प्रेजेंट टाइम को किससे जोड़ दें हम, MB1 से। तो प्रेजेंट तो हो गया टाइम प्लस MB1 बराबर प्रेजेंट तो हो गया टाइम, और देखिए ये क्या शो करता है, इंडेफिनिट। पहला टेंस बन गया आपका, क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया ना। तो क्या मतलब हुआ, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट तो टाइम होता है, इंडेफिनिट वर्ब होती है। आगे समझ में, आगे देखिए, प्रेजेंट तो टाइम ले लें प्लस MB4 के साथ लिंक कर दें इसको ले जाके, क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। आगे आ जाइए, प्रेजेंट तो टाइम हो गया प्लस MB3 ले लें, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, आगे आ जाइए, प्रेजेंट तो टाइम हो गया प्लस MB3 प्लस MB4 बराबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 बन गए। तो जब जब हम किसी टेंस को पढ़ें वही खुद ही बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या, ये टाइम है, ये वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, काम जारी है, यानी प्रेजेंट में काम का जारी रहना, प्रेजेंट में काम का पूरा होना, प्रेजेंट में काम का कुछ हिस्सा पूरा हो जाना, किसी कुछ का जारी रहना, हो गया काम। हुआ नहीं हुआ, देखें जरा आप ध्यान से, इसको देखें, देखो ये बता रहे हैं आपको सब, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए इन सबका, देखिए ये लीजिए कॉम्बिनेशन मिल गया, बन गया एक टेंस। आपको पता पड़ गया टेंस कैसे चलते हैं, क्या होता है टेंस। अभी तो केवल ये बताया मैंने 12 टेंस बने कैसे, जिससे आपके मन में से ये पता पड़ जाए कि हाँ वास्तव में एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, एक तो होता है उसमें टाइम और एक होता है वर्ब। इससे मिलकर एक हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। अब हमें कंटिन्यू इंडेफिनिट मोड में आना है तो ये देख लीजिए, काम का जारी रहना दिखाना है तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सब आपका बनता चला जाएगा। तो यार कौन सा लिया था मैंने टाइम, प्रेजेंट, कौन सा लिया था, प्रेजेंट, समझ में आ गई बात। अब कौन सा लेंगे हम टाइम, पास्ट। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखें जरा बेटा, यहाँ पर देखो जरा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा आपका वर्क में थोड़ा सा आपको देता हूँ। अब आप टाइम कौन सा लोगे, पास्ट। पास्ट को किससे लिंक करोगे, MB1 MB2 MB3 और MB4। तो क्या बन जाएंगे आपके, पास्ट के 4 टेंस बन जाएंगे ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अटकेगी आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मामला आएगा यहाँ पर आपका, ये है आपका फ्यूचर। सबसे पहली बात मैं बता दूं, देखो जरा एक लाइन लिख रहा हूं, देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। ये लाइन मैंने लिख दी है, इस लाइन को आप ढंग से आप समझेंगे और उसके बाद अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। एक और शब्द आ गया आपके सामने, उसको लिख सकते हो, ये तो मैं पेयर में लिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो एक लाइन आती है, यदि आप देखना चाहें तो एक बुक आपको बता देता हूँ मैं। एक बुक चलती है थॉमसन एंड मार्टिनेट की। तो थॉमसन मार्टिनेट ये कहता है कि देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यानी क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। इसके तो आप बना लोगे, पास्ट के तो 4 इस हिसाब से बना लोगे आप, लेकिन यहां आगे रुकेगा मामला थोड़ा सा, क्योंकि क्लियर फ्यूचर टेंस नहीं है। इसीलिए इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है कि फ्यूचर टेंस इज अ कलरलेस टेंस। क्या नाम है इसका, कलरलेस टेंस इसको कहते हैं। जो थॉमसन मार्टिनेट, जो ऑक्सफोर्ड की जो प्रिंटिंग है उसकी, वो कहती है इट इज कॉल्ड अ कलरलेस टेंस। इसको कलरलेस टेंस कहते हैं क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं है, क्लियर नहीं है। अब आप कहोगे क्लियर क्यों नहीं है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुने, फिर आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। पहले इससे पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ऑब्वियस क्यों नहीं है। बिल और सेल, बिल और सेल क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होते नहीं होते, कल बताया था मैंने, कल के वीडियो लेक्चर में। मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स हमेशा मूड और मैनर बताते हैं, वो कभी टेंस नहीं बताते हैं। पहला रीजन क्लियर, इसको मैं लिखूंगा लेकिन आप केवल सुने पहले ओरली, सुनने से चीजें जल्दी याद होती हैं। कि फ्यूचर टेंस कलरलेस क्यों है, क्लियर क्यों नहीं है, कि बिल और सेल मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं और मॉडल्स कभी भी टेंस नहीं बनाते। मॉडल्स हमेशा मूड और मैनर बताते हैं। मूड और मैनर का मतलब होता है आपकी मनोदशा, कि आपको किस हिसाब से बोलना है, ये आपको मॉडल्स बताते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन कि फ्यूचर टेंस को
फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। आपने कहा मैं कल आगरा जा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो। बोला कि नहीं बोला आपने? बोलते हो नहीं बोलते हो? लिखते भी हो, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो। कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। आपने किस में बोला सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपने कंटिन्यूअस में बोला, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? कल देश को संबोधित करेंगे, कल मैं आगरा जाऊंगा, और आप बोल किस में रहे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलो और कोई दिक्कत नहीं। यू मस्ट डू योर ड्यूटी। तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। कंपल्सन, कंपल्सन होती है, आप किस में पहुंच गए? सीधे फ्यूचर में। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। आपको अपना होमवर्क पूरा करना ही पड़ेगा। कंपल्सन दो दे दिया आपने, करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? फ्यूचर में जाके। फ्यूचर को आपने कितने तरीके से व्यक्त कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज टू, मस्ट कर दिया आपने। फिर इसकी आइडेंटिटी कहां रही? जब आइडेंटिटी नहीं रही तो इसको नाम दे दिया हमने कलरलेस टेंस। आगे बात समझ में? तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पूरी तरीके से आपके विजन को फाइनल करेंगी। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आपको बड़ी ध्यान से समझ लेनी है। मैंने आपको बोल दिया पूरा कि ये ऐसा क्यों है। मैंने कहा ना ऐसा क्यों है, बस क्यों पे मुझे चलना है कि क्यों होता है ये सब कुछ, क्यों हो रहा है, क्या ऐसा दिया हुआ है, क्या कंसेप्ट है, क्या थीम है इसके पीछे की, वो हमें समझ लेनी है। तब आपकी समझ में सब चीजें आएंगी। देख लिया आपने पूरा यहाँ पर। अब आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? ये सेंटेंस मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। इस पर आज से ही आपको वर्क करें, और यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि इसका ट्रांसलेशन क्या है। जो भी बच्चे देखें इसको, वो इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे मेरे में। फिर मैं देखूंगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना समझते हैं टेंसेस को। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देख लिया पूरा, यहाँ तक मैंने पूरा लिखा हुआ है। इसके बारे में आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम डिस्कस करते चलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, और अच्छी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, जिससे कि कोविड-19 में कोई किसी तरीके का खतरा आपको ना हो, आपके परिवार वालों को ना हो। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।